वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इंडो इस्लामिक कल्चर में जो टोटल 10 मार्क्स असाइन किए गए उसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है सर सैयद एंड अलीगढ़ मूवमेंट, जिसके लिए 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए हमने टोटल 6 कंप्लीट वीडियो बनाया। दूसरा पार्ट है, उसमें एक चौथा पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। उसमें बड़े बड़े कुछ पर्सनैलिटीज का नाम है। उसमें एक नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो इनके बारे में हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इतनी बड़ी शख्सियत है जिनका हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है। न जाने कितनी सारी किताबें लिखी गई और न जाने कितने इन पे जो है इनके लाइफ पे पीएचडी की गई हैं, कितने सारे थेसिसेस लिखे गई हैं। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जो एंसेस्टर्स जो फोर फादर्स थे, इनके जो पूर्वज थे, जो आबा व अजदाद थे, वो इंडिया में कब आए? बाबर के ज़माने में। और मुझे लगता है कि बाबर का ज़माना अगर हुकूमत के लिहाज से हम बात करें तो वो ज़माना था 1526 से लेकर 1530 तक। ये है बाबर का हुकूमत का ज़माना। और अगर ऐसे पैदाइश की बात की जाए बाबर के, तो पैदाइश 1483 और डेथ जो हुई 1530। ये मुझे लगता है आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, जो मुगल एम्पायर की शुरुआत बाबर ने किया था इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब तो ये बात हो गई। अब आती है इनके जो कुछ इनके खानदान के जो कुछ लोग हैं, जो मेन जो है उनका नाम हम देखते हैं। ग्रैंडफादर यानी इनके दादा का नाम बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ों में नाम मिला नहीं। कहीं एक दो जगह पे उनका नाम जो है अहमद बताया गया है और ऐसे बहुत सारी जगह पे इनका नाम मिला नहीं। फादर, हाँ, इनके फादर जो थे उनका नाम था मौलाना खैरुद्दीन, और वो बहुत बड़े अपने ज़माने के बहुत बड़े स्कॉलर थे और पढ़े लिखे। ऐसे पूरा ख़ानदान ही इनका अपने आप में उस ज़माने पे बहुत बड़े लोग थे ये लोग। और फिर इस लिहाज से इनके फादर भी अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े स्कॉलर थे। और होता यह है कि ये इनके फादर हिजरत करके, माइग्रेट करके मक्का चले जाते हैं। एट द एज ऑफ 25 मौलाना खैरुद्दीन माइग्रेटेड टू मक्का, और वहाँ उनकी शादी होती है। वहाँ मदीना के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे उस वक्त, पूरी दुनिया में उनके लोग, अरब से मुल्कों से बाहर लोग उनको जो जानते, तो उनका नाम था शेख मोहम्मद ज़ाहिर वतरी। और उनकी लड़की से इनके वालिद साहब की शादी हो जाती है, यानी मौलाना खैरुद्दीन। और फिर आगे हम देखते हैं। उसके बाद इनकी जो पैदाइश होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनकी पैदाइश मक्के में हुई नवंबर 11, 1888 में। और उस वक्त इनका नाम जो रखा गया, नाम भी अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती। एक नाम तो इनका अहमद भी बताया गया, फिरोज बख्त भी बताया गया, और इनका फुल नाम उस वक्त जो दिया गया, चूंकि ये अरब, आप समझ सकते हैं, अरब कल्चर में ये पैदा हुई। उनकी माँ जो है अरब थी और इनके फादर ऑलरेडी वहाँ पे जाके बस चुके थे मक्का में, तो उनका नाम कुछ उसी तरह मिलता जुलता, अबुल कलाम गुलाम मुहीउद्दीन इनका नाम था। बाद में आज़ाद इन्होंने कब अपने नाम के साथ जोड़ा और फिर जो चीज़ें वो आगे हम देखते हैं। और इनकी मदर का नाम भी मिलता है, इनकी मदर का नाम भी मिलता है आलिया, शेखा आलिया, इस तरह का आलिया, इतना बेगम आलिया कहीं शेखा आलिया, चूंकि वो अरब थी, तो उस तरह का उनका नाम आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं इनकी एजुकेशन। तो उस जमाने में जैसा कि हमने सर सैयद अहमद खान की, उनकी जो पढ़ाई का, उनके जो हमने देखा था, वहाँ भी जो ज़माने में जो चीज़ें अवेलेबल थी उस लिहाज से उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत हुई। और शुरुआत के एज में चूंकि इनके वालिद साहब खुद बहुत बड़े आदमी थे, और उसके लिए मैं आपको, जो कि हमारे यहाँ से अभी एक इतना काफ़ी होगा जानना, कि उस वक्त मक्का में जो एक होता था आपका नहर जुबैदा एक था, और वो कहाँ पे? मक्का में नहर जुबैदा था। और उस नहर की तामीर जो कराई थी खलीफा हारून रशीद, उनकी वाइफ बेगम जुबैदा ने करवाया था। और वो उस वक्त मक्के के लोगों के लिए पानी पीने के लिए बहुत बड़ा जरिया था। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया तो वो नहर में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ गई और वो उसको रिपेयर की ज़रूरत थी। और ख़ास करके जब हज का ज़माना होता था उस वक्त लोगों की बहुत परेशानी होती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जो वालिद साहब थे मौलाना खैरुद्दीन, उन्होंने उस वक्त, यानी मुझे लगता है कि 1880 के आसपास, या उसी एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं यहाँ पे मिल रहा है, उस ज़माने में उन्हें अलग अलग कंट्रीज से, इंडिया से और उसके बाद जो है अलग अलग कंट्रीज से 20 लाख उन्होंने जमा किया और उस नहर को उन्होंने वहाँ पे रिपेयर कराया। और इस वजह से भी और दूसरे वजूहात से भी इनके वालिद साहब बहुत ज़्यादा फेमस थे। उस वक्त ओटोमन एम्पायर था, मक्के में भी उनकी उस्मानी खिलाफत का लोगों का जो उनका कंट्रोल था, उसके वजह से उनके वालिद साहब मौलाना खैरुद्दीन को जो है अवार्ड भी, उस वक्त सुल्तान अब्दुल मजीद थे, उन्होंने कुछ अवार्ड वगैरह भी दिया था। तो इतने बड़े ख़ानदान से ये थे। तो इनकी पढ़ाई शुरू में अपने वालिद साहब के ज़ेर निगरानी में हुई। तो ये बात हो गई। आगे चलते हैं कि और फिर बात ये होती कि उनके फादर वहाँ मक्के में रहे और उनका आना जाना इंडिया लगा रहता था और बहुत सारे उनके लोग चाहने वाले, मानने वाले लोग थे। और फिर वो वापस
आ जाते हैं कब, तो एक जगह जो है 1890 कहीं पे लिखा हुआ, कहीं 1898 लिखा हुआ। मुझे लगता है अगर ये एग्जामिनेशन में अगर आता है तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तो 1890 भी है, 1898 भी है। वो आ जाते हैं वापस यहाँ कोलकाता में सेटल हो जाते हैं, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पढ़ाई भी 17-18 साल या 20 साल की कम उम्र में है वो पढ़ाई, जो फॉर्मल एजुकेशन थी बहुत अच्छे लेवल की, वो ख़त्म हो जाती है। अरबी में, पर्सियन में, इन्होंने फिर इंग्लिश भी सीखा, और फिर उस वक्त इनको दूसरे मुल्कों में जाने का मौका मिला, और वो अलग अलग जगह पे गए। कहाँ गए वो अफगानिस्तान गए, इराक गए, इजिप्ट गए, और जो सीरिया गए, टर्की गए, और फिर वहाँ से वापस आते हैं और फिर उसके बाद एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, जो उस वक्त में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उस वक्त वो शामिल हो जाते हैं। और उस वक्त उनको बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, जिसमें हम आगे देखेंगे अंबा प्रसाद, अजीत सिंह, अरविंदो घोष और इस तरह के लोग, लाला हरदयाल, इन लोगों से मुलाकात होती है, और फिर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये बहुत बड़े हमेशा से हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करने वाले, और फिर आगे हम देखेंगे इन्होंने मुल्क के लिए क्या क्या किया। तो ये सबसे पहली बात हो गई कि ये अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, सबसे पहला इन्होंने जो काम किया, अल हिलाल। अच्छा, हम बहुत सारे इनकी किताबें लिखी, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मुझे लगता है कि अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कशन करना, उसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसके बारे में हम यहाँ पे नाम बताएंगे। जैसे इन्होंने अल हिलाल, जिसमें कुछ मैगजीन्स भी होंगी, कुछ न्यूज़पेपर भी होगा, कुछ जर्नल भी होगा, तो अल हिलाल इन्होंने शुरुआत किया, और ये 1912 में शुरुआत हुई, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया 1914 में। उसके बाद इन्होंने दूसरा शुरू किया, अल बलाग जो है 1914 में शुरुआत हुई तकरीबन इसी के आसपास, और इसको भी बैन कर दिया गया 1916 में। और फिर उसके बाद 1916 के आसपास आप हिस्ट्री की किताबों में पढ़ेंगे, इनको रांची में जो नजरबंद कर दिया गया था, और वो कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए था वो अभी जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें बातें कर रहे हैं। और आगे चल के अब क्या होता है, फिर गांधी जी से इनकी मुलाकात होती है। गांधी जी से इनकी मुलाकात होती है, आपका ही मेट द गांधी जी ना 1920 में ही इनकी मुलाकात होती है। और वो कहाँ होती है, उस वक्त हकीम अजमल खान प्रोबेबली उनके मकान पे दिल्ली में होती है मुलाकात। और वो कब होती है, वो होती है 1920 में, इनकी मुलाकात होती है 1920, 18 जनवरी टू बी प्रिसाइज, 18 जनवरी 1920 में इनके गांधी जी से मुलाकात होती है। और बहुत सारे, वही वो जमाना था जबकि हमने एक वीडियो में बात किया खिलाफत मूवमेंट, और बहुत सारी चीजें उस वक्त हो रही थी। तो इस वक्त जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद वहां पे गांधी जी से मिलते हैं। उसके बाद कांग्रेस में इनकी एंट्री होती है, जो उस वक्त जो कांग्रेस, और 1920 में ये कांग्रेस में एंट्री, उनसे मुलाकात हुई। और फिर 1923 में दिल्ली में ये सेशन होता है, दिल्ली सेशन, उसमें ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और कांग्रेस के तब तक के ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, आई थिंक प्रोबेबली ही वाज 35 इयर्स ओल्ड थे उस वक्त। और फिर उसके बाद दोबारा ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, आपको ये भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1940 में, और 1940 से 1946 तक। और ये जो सेशन हुआ था वो रामगढ़ का सेशन था, जहां पे दोबारा कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और यही वो जमाना था जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अपने पीक पे था, डू और डाई की तरह की चीजें हो रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट या रेजोल्यूशन, उस वक्त ये सारी चीजें चल रही थी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर अगर हम आगे चल के देखें तो इंडिया का पार्टीशन होता है। और फिर उसके बाद ये इंडिया के पार्टीशन के बिल्कुल ही मुखालिफ थे, ये कभी नहीं चाहते थे कि मजहब की बुनियाद पे या किसी और भी तरीके से जो है मुल्क का बंटवारा हो। और फिर हमेशा से आगे अगर आप हिस्ट्री में पढ़ें तो ये फिर पहले देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, पहले एजुकेशन मिनिस्टर। और ये कब से कब तक रहे, 1947 से 1958 तक एजुकेशन। और अपने इस जब ये मिनिस्टर थे बहुत बड़े बड़े काम हुए। और इनका जो इंतकाल होता है वो 22 फरवरी 1958 को इनका इंतकाल होता है। और इनका कब्र जो है वो दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास है। और 1992 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। जब वो मिनिस्टर थे तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े काम हुए। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूजीसी, और यूजीसी का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो 1956 में, आप लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो उनके लिए रेगुलेशन बनाती हैं। उसी तरह से ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये उनके जमाने में बनी, बहुत ज्यादा इनका इसमें रोल रहा। और ICCR कब बनता है, ये बनता है 1950 में, 1950 के आसपास। और फिर 3-4 एकेडमी उन्होंने बनाया, जैसे संगीत नाटक एकेडमी, फिर उसके बाद जो है साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी। तो ये संगीत नाटक एकेडमी जो बनता है वो 1953 में, ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर उसी तरह से अगर हम बात करें साहित्य एकेडमी, तो साहित्य एकेडमी आपका बनता है
ये बनता है साहित्य एकेडमी, इसका अगर हम डेट बात करें, ये साहित्य एकेडमी 1954 में, साहित्य एकेडमी 19, और ललित कला एकेडमी 19, वो भी 1954 में। तो ये इनके कुछ कंट्रीब्यूशंस थे एजुकेशन में, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि उनके जमाने में काम हुई। और अब हम चलते हैं इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। तो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, अब इन्होंने बहुत सारी, जैसे अब इन्होंने एक अखबार शुरू किया, कुछ मैगजीन शुरू किया, जाहिर सी बात है उसमें बड़ी बड़ी चीजें, आर्टिकल 2-2 साल तक चला, 3-3 साल तक चला। तो उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे इनके जो फेमस वो है तर्जुमान अल कुरान, तर्जुमा कुरान का ये लिखिए, तर्जुमान अल कुरान, ये इन्होंने एक लिखा। और ये मुझे लगता है कि 1920 के आसपास, इसका एक एग्जैक्ट डेट नहीं है, कभी लिखी गई। फिर उस अंग्रेजों ने वो सारे मसौदे इनसे ले लिए, जैसे जब ये रांची में जब इनको नजरबंद किया गया तो उस वक्त वो ले लिया, फिर इन्होंने वापस मंगवाया, फिर वो सारी चीजें खराब हो गई अलग अलग वक्त में। तो ये इनका फेमस। और फिर दूसरा इनका सबसे बड़ा जो एक लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है जो इन्होंने लिखा, उसका नाम है गुबार खातिर। गुबार खातिर ये असल में कलेक्शन है लेटर्स का। ये जब जेल में बंद थे 1942 से 1945 के आसपास, स्पेशली अहमदनगर के जेल में जब ये बंद इनको अंग्रेजों ने रखा, तो उस वक्त बहुत सारे इन्होंने लेटर्स लिखे, तो उसी लेटर का कलेक्शन है गुबार खातिर। उसी तरह से एक इनका एक आता है तज़किरा, ये इसको कहा जाता है कि इनका जो ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने बहुत सारा अपने खानदान वाले लोगों के बारे में लिखा और भी दूसरे फेमस पर्सनैलिटीज और स्कॉलर्स के बारे में लिखा है। और ये तज़किरा जो आता है ये आपका, ये भी लिखा जाता है जब वो रांची में नजरबंद थे 1916 के आसपास, इसी के आसपास। और सबसे फेमस इनका जो ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, दैट इज द ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव, और ये प्रिपेयर किया गया था हुमायूं कबीर के जरिए, और उस बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये कुछ इनका जो फेमस लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, तो मैंने डेट के साथ बता दिया है। अब जैसे इन्होंने और भी सारी चीजें, जैसे अल मिसबाह एक इन्होंने मैगजीन या न्यूज़पेपर था 1901 में शुरू किया, अहसनुल अखबार, उसमें कुछ कभी कभी एडिटर है, कभी जो है डिप्टी एडिटर है, कहीं पे ये इनके सुपरवाइजन में काम होता रहा था। अहसनुल अखबार था, लिसानुस सिद्क था, ये इन्होंने किया 1905 में लिसानुस सिद्क। फिर एडवर्ड गजट था, वो 1902 में। अल नदवा था जिसके एडिटर थे अल्लामा शिबली नोमानी। जब हमने एमए कॉलेज का देखा था तो उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था, और ये असिस्टेंट एडिटर थे। फिर ये वकील एक नाम की शुरुआत 1905 में, इकदाम 1915 में, पैगाम, अलजामिया। तो इतने तरह के बहुत सारी चीजें इन्होंने किया जो इंपॉर्टेंट लगा। मुझे लगता है कि ये अभी के लिए इतना काफी होगा। और जैसे दूसरा है, जैसे और भी इनकी चीजें, खुतबात आजाद है, फिर हिज्र विसाल है, मुसलमान औरत है, कौल फैसल है, और फिर बहुत सारी इनकी चीजें हैं। तो ये हो गई। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अलीगढ़ से इनका क्या रिलेशन था। एक जमाना ये आया था कि जब जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान साहब का इंतकाल जो है 1898 के आसपास हो गया, और उस वक्त ये मुझे लगता है बच्चे होंगे 10-11 साल का। तो इनसे कहा जाता है कि इनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जिंदगी में ऐसे भी वक्त आए जब सर सैयद अहमद खान के राइटिंग से, उनके मूवमेंट से, उनको चीज़ों से बहुत ज़्यादा ये मुतासिर भी हुए। और फाइनली ये अलीगढ़ जाते हैं। और ये अलीगढ़ कब जाते हैं? तो अलीगढ़ ये तशरीफ लाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब लाते हैं? वहाँ पे एक कन्विकेशन होता है 1949 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आते हैं, वहाँ पे वो खुतबा देते हैं, वहाँ पे उनका स्पीच होता है जो कि रिकॉर्ड में अवेलेबल है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ये अलग अलग वक्त में ये जेल में भी रहे। इनको अंग्रेजों ने, जैसे हमने पहले किया कि जब 1940 के आसपास इनको जेल में डाला गया और इनको रिलीज किया 1940 के आसपास। फिर नजरबंद किया गया। फिर हमने देखा कि जो है जब इनको जेल में डाला गया 1942 से 45, वो भी अहमदनगर के। तो ये कुछ सारी चीजें थी। तो इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने मुल्क के तरक्की में, मुल्क के डेवलपमेंट के लिए स्टार्टिंग में एजुकेशन मिनिस्टर बने, बहुत सारी चीज़ें किया। इनके लिए डिटेल्स में पढ़ने के लिए बहुत सारे वक्त चाहिए, बहुत सारी किताबें ऑलरेडी की हुई हैं। बट मुझे लगता है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको